नमस्कार। हमने स्टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की हुई थी। तो अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 है कि रामा लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ₹7 वर कॉल्ड एंड द शेयर होल्डर हैड पेड ₹5 ऑफ दिस। कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया, 40 शेयर फॉरफीचर किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 थी, कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, 7 है, और शेयर होल्डर ने पे क्या किया है, ₹5 किया, मतलब कि पेड अप वैल्यू क्या है, 5 है। ऑफ दिस 30 शेयर वर री इश्यूड, इनमें से कंपनी ने क्या किए, 30 शेयर री इश्यू किए एट द रेट ऑफ 6 पर शेयर, ₹6 पर शेयर के रेट से कंपनी ने क्या किया, इनको री इश्यू कर दिया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप नहीं बोला। इसका मीनिंग क्या है कि शेयर की जब री इश्यू किया उस टाइम हमने फेस वैल्यू का मानकर उसको क्या है, री इश्यू नहीं किया। तो यहाँ हमने जो शेयर की वैल्यू मानी है री इश्यू के टाइम, वो 7 मानी है। अब 7 वाला शेयर हमने क्या किया, 6 के रेट से री इश्यू किया। तो जो री इश्यू के टाइम जो डिस्काउंट दिया वो कितना रुपया दिया, ₹1 डिस्काउंट दिया। आगे पूछ क्या रहा है, कह रहा द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट विल बी, कि कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, या इसको हम बोलें कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर हम कितना अमाउंट है ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ देखिए कंपनी क्या कर रही है, 40 शेयर फॉरफीचर कर रही है। शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू तो 7 है, और शेयर होल्डर ने पे कितने किए, 5। इसका मतलब शेयर होल्डर ने 2 पर शेयर पे नहीं किया। तो यहाँ जो फोरफिटेड अमाउंट होगी, मतलब जो शेयर होल्डर ने पे किया वही फोरफीचर किया जाएगा। तो ₹5 पे किया तो 200 क्या हो जाएगी, फोरफिटेड अमाउंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि कंपनी ने सारे शेयर री इश्यू नहीं किए। कंपनी ने इनमें से जो री इश्यू किए वो 30 शेयर किए हैं। तो हम कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयर का बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जो हम री इश्यू कर चुके होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, पहले जो शेयर री इश्यू किए हैं 30 शेयर, इन 30 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट चाहिए। तो 30 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कहें कि ₹200 फोरफीचर हुए, कितने शेयर पर, 40 पर। तो इसको 40 से डिवाइड किया, पर शेयर आ गया, और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो अमाउंट बनेगा फोरफिटेड है, ₹150 है, जो इन 30 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट है। उनमें से कंपनी ने क्या किया, ₹1 पर शेयर डिस्काउंट दे दिया। तो 30 शेयर पर 1 के रेट से टोटल डिस्काउंट रेशियो का टाइम कितना हो गया, 30। तो अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, 120। कितना बचा, 120, जो कि हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 120। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजन। कह रहा है कि इनमें से प्रोविजन के लिए कौन सी जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा इट इज क्रिएटेड फॉर ए नॉर्मल लाइबिलिटी और एक्सपेंस पर्टेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो तो करेक्ट है कि प्रोविजन जो बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, नॉर्मल लाइबिलिटी, मतलब हमें पता होता है कि ये लॉस या ये एक्सपेंसिस या ये लाइबिलिटी तो क्रिएट होगी फ्यूचर में। लेकिन उसका जो अमाउंट है वो सर्टेन नहीं होता, मतलब उसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें कंफर्म नहीं होता। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो डेटर में से हमें पता होता है कि कुछ अमाउंट तो डूबेगा, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता कि कितना अमाउंट डूबेगा। तो इसलिए बिजनेस क्या करता है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ अमाउंट है क्या करता है, डेटर में से प्रोविजन के लिए रख लेता है कि इतना अमाउंट इसमें से बैड डेप्ट हो सकता है। तो ये क्या है, नॉर्मल लाइबिलिटी होती है, लेकिन उसका अमाउंट क्या सर्टेन नहीं होता, ये करेक्ट है। इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, प्रोविजन क्या करता है, टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। हाँ, तो प्रोविजन को हम क्या करते हैं, P&L में डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे मतलब एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है। अब नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, सम आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। ये कह रहा है कि ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए क्या है, क्रिएट किया जाता है। नहीं, प्रोविजन है वो तो लॉस को कवर करने के लिए, फ्यूचर में जो लॉस है उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए जो बनाया जाता है वो क्या होता है, रिजर्व। तो ये जो है ये रिजर्व है, न कि प्रोविजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा था कि प्रोविजन को लेकर कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये, हाँ इसको P&L के डेबिट में लिखा जाता है।
ये तो क्रिएट किया ही जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये मतलब कि एक्सपेंस होगा ही होगा, पेमेंट करनी होगी, उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है, प्रोविजन के रिगार्डिंग भी ये इन्फॉर्मेशन सही है कि चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोविजन में वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो ये भी प्रोविजन की जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो है। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है, रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होती है, रिजर्व कैपिटल होती है कंपनी की कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या करती है, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम ही मांगती है। जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी का शेयर जो था वो 10 रुपीज की फेस वैल्यू वाले शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, और कंपनी ने क्या किया, उनमें से 8 रुपीज तो कॉल कर लिया, और 2 रुपीज क्या है, कंपनी ने ये छोड़ दिया कि हम क्या करेंगे, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी, उसी टाइम शेयर होल्डरों से ये अमाउंट क्या है, कॉल करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस 2 रुपीज को रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल रखने के लिए कंपनी को क्या करना होता है, मतलब कि स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है, इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, या पेड अप कैपिटल का पार्ट है, या सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। तो हम सबसे पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम मेंशन की थी। ये वो कैपिटल है जिससे ज्यादा के शेयर कंपनी अपनी लाइफ टाइम के अंदर इश्यू नहीं कर सकती है। इश्यूड कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल होती है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने क्या किया, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि कंपनी के पास ऑथराइज्ड है 10,000 शेयर्स हैं और 100 के हैं, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 10,000 शेयर वन टाइम में इश्यू करे। कंपनी ने क्या किया, 8,000 शेयर क्या किए, 100 वाले पब्लिक में इश्यू किए, तो पब्लिक को इनवाइट किया, तो ये क्या हो गए, इश्यूड हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, मतलब कि अप्लाई कर दिया है जिसके लिए, वो क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है। उसके बाद में कोल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कंपनी ने जो मान लीजिए कि पब्लिक ने 8,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए, हमारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, पब्लिक ने 8,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है, मतलब अप्लाई कर दिया है। तो उसके बाद में क्या होगा, कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज का शेयर था, अभी कंपनी ने क्या किया, 20 रुपीज की जो फाइनल कॉल है वो अभी कंपनी ने मांगी नहीं है। तो कोल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, 20 में सॉरी 100 में से 20 तो कंपनी ने अभी कॉल की नहीं है, तो कोल्ड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 80। अब 80 रुपीज क्या हो जाएगी, कोल्ड अप हो जाएगी। और पेड अप क्या होती है, पेड अप का मतलब जो कोल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने पे कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभी तक जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है वो मांगा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि 80 के रेट से 8,000 का कोल्ड अप वैल्यू बन जाएगा 6,40,000। उसमें से मान लीजिए कि 1,000 शेयर्स हैं, उन्होंने एक कॉल 20 के रेट से थी, वो 20 के रेट से कॉल की पेमेंट की नहीं है, तो कितना एरियर हो गया, 20,000 एरियर हो गया। तो पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, 6,20,000 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है, तो रिजर्व कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, days are the custom, uses or practice followed by accountant as a guide in the preparation of financial statement। कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम कौन से कस्टम या यूजेस या प्रैक्टिस है जिसको जो अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, एक गाइड के रूप में मतलब गाइडलाइन के रूप में उसको फॉलो करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये जनरल रूल होते हैं जो अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम फॉलो करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है। क्या है, स्पेसिफिक गाइडलाइंस है जो इश्यू की जाती है टाइम टाइम पर। जैसे कि हम बात कर ले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए या फिर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, ये कुछ मान्यताएं, अजम्पशंस होती हैं जो हम अकाउंटिंग करते टाइम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं।
और उसके बाद में हम बात करें कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो ये कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये कस्टम और यूजेस होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ज़्यादा मतलब कि कंपेरेबल हो जाए, ज़्यादा क्लियर क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब की बात करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडेस ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अचीव बाय ऑर्गेनाइजेशन compared to that of the industry's average indicate the organization's successful attempt to produce at relatively lower cost। तो ये कह रहा है कि इनमें कौन सा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है जो ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली, मतलब एक फर्म ने अचीव किया इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, जो बताता है कि जो कि इस फर्म ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कम कॉस्ट पर क्या किया है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको प्रोड्यूस किया है। तो हाई ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है, क्योंकि अगर ग्रोस प्रॉफिट हाई है इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने क्या काम किया है कि कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन किया है। मान लीजिए कि इंडस्ट्री का ग्रोस प्रॉफिट चल रहा है 20% ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन फर्म है उसने क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो उसका आ रहा है 30%। तो 30% ग्रोस प्रॉफिट रेशियो मतलब कि इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आने का मतलब क्या है कि कंपनी ने क्या किया है, मतलब कि लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन किया, क्योंकि जब कॉस्ट कॉस्ट क्या आएगी, लो आएगी, तभी तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हाई ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है वो ये बताता है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या किया है हमने, कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। कह रहा है ये जो दे रखे हैं इनमें किसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो कैश बुक, तो कैश बुक तो जर्नल की एक सब्सिडरी बुक है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेल्स बुक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रेडिट जो गुड्स सेल करते हैं, क्रेडिट में उधार पर जो गुड्स सेल किया वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये भी हमारी क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल का पार्ट है। उसके बाद में पासबुक है। पासबुक क्या होती है, ये तो एक स्टेटमेंट है जो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को देता है, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। लेजर जो है, लेजर क्या करते हैं, जर्नल के बाद में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल की पोस्टिंग करके लेजर बनाते हैं। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी लेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेजर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है ओल्ड पार्टनर्स ए बी एंड सी सेज ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2:1 है। डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, इन्होंने क्या किया, डी को एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया। It is agreed among the partners that new ratio between C and D will be same age between A and B। मतलब ये कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, D को एक नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया, और ये डिसाइड हुआ कि C और D का जो रेशियो होगा, C और D का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, सेम होगा जो किसका है, A और B का। मतलब कि A और B का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो C और D का आपस का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। फर्दर रिलेटिव रेशियो ऑफ ए बी एंड सी विल रिमेन अनचेंज। और ये कह रहा है कि ए बी और सी का जो रेशियो है, इनका रिलेटिव रेशियो क्या 3:1 है, ये रेशियो क्या होना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बतानी है ए बी सी और डी की। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में अगर हम सोल्व करें तो कॉमन रेशियो दे रखा है, इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे सोल्व हो जाएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, 3 को 2 के साथ कीजिए 6, 3 को 1 के साथ कीजिएगा 3, और 1 को 2 के साथ कीजिए 2। तो इनका जो न्यू रेशियो बन जाएगा 9632, क्या हो जाएगा 9632। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ इसने दो बातें बोली थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। बोला कि सी और डी का रेशियो क्या है, वो होना चाहिए जो ए और बी का है। तो ए और बी का रेशियो क्या था, 3:2 था, तो इनका रेशियो क्या है, 3:2 है। दूसरा इसने बोला था कि ए बी और सी का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो पहले था। तो इनका रेशियो देखिएगा, यहाँ से रेशियो अगर बनाए तो 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इनका आपस का रेशियो भी क्या हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो यहाँ से अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 9632।
उसके बाद में नेक्स्ट ये कह रहा है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, ये एक चेक है वो डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड थ्रू। ये कह रहा है कि जब हमारा कोई चेक है वो डिसऑनर हो जाता है मतलब बाउंस हो जाता है, तो उस चेक के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, या डिस्काउंट हमने अलाउ किया था, या डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ को उस टाइम क्या किया जाता है, वापस कैंसिल किया जाता है। जब वो चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो जो डिस्काउंट अलाउ या रिसीव होता है वो बाउंस होते टाइम जो उसकी रिवर्स एंट्री की जाती है, उसके अंदर वो क्या हो जाता है, वापस कैंसिल करना होता है। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल प्रॉपर, केस बुक, बैंक अकाउंट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए केस बुक में तो केस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, बैंक अकाउंट में बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे जो अमाउंट रिसीव हुआ या पे हुआ। तो जो डिस्काउंट है, अलाउड, रिसीव्ड, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, जो मतलब कि सब्सिडरी बुक्स में, जैसे मान लीजिए कि हमारी 8 सब्सिडरी बुक है, तो जैसे कि कैश बुक, तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ साथ परचेज बुक, तो परचेज बुक में हम क्या करते हैं, जो गुड्स हम उधार पर खरीदते हैं वो, परचेज रिटर्न बुक में जो परचेज की हुई गुड्स को, क्रेडिट में परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आ जाती है। सेल्स बुक में हमारी क्रेडिट सेल्स आती है, जो उधार पर हमने सेल किया। सेल्स रिटर्न बुक में जो क्रेडिट सेल्स थी वो रिटर्न हो गई, तो सेल्स रिटर्न बुक में। बिल रिसीवेबल में जो बिल रिसीवेबल हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, बिल पेबल में बिल पेबल रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वो सारी ट्रांजेक्शन जो इन सब नेचर की नहीं है, जो इन सब में रिकॉर्ड नहीं होती, उन बची हुई सारी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ जो है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, या इनको कैंसिल करने की ट्रांजेक्शन है, वो सारी क्या की जाएगी, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन कंपनीज फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रोल है वो कहाँ, मतलब कि उसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि इट आउटलाइन द कंपनीज इंटरनल रूल एंड गाइडलाइन गवर्निंग इट्स मैनेजमेंट। मतलब ये कह रहा है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंटरनल रूल कंपनी के जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो मेंशन किए जाते हैं। तो नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या करते हैं, कंपनी का जो आउटसाइड में थर्ड पार्टीज के साथ कैसा रिलेशन रहेगा वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। जो इंटरनल होता है उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करते हैं। उसके बाद में कह रहा इट एक्ट एज ए चार्टर ऑफ द कंपनी डिफाइनिंग इट्स रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। हाँ, बाहर के लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होंगे कंपनी के वो डिफाइन किया जाता है किसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में कह रहा है इट सर्टिफाई द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी गिविंग इट्स लीगल एग्जिस्टेंस। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करने के बाद कंपनी का रजिस्ट्रार क्या करता है, सर्टिफिकेट के रूप में इश्यू करता है। और जब ये जो आपका कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू हो जाता है, ये इन दोनों को सबमिट करने के बाद में मिलता है। और जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके बाद ही कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस आता है। उसके बाद में करा इट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग ए बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। तो ये कह रहा है कि ये लोकल अथॉरिटी से बिजनेस को लाइसेंस लेने के लिए रिक्वायर्ड है, नहीं। तो मेनली जो इसके अंदर पूछा गया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रोल क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं, जो कंपनी का क्या करता है, एक्सटर्नल पार्टी के साथ रिलेशनशिप बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी एंड सी आर इन द पार्टनर आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। कह रहा है कि ए बी और सी पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 7:5:4 है। सी डेड ऑन 30 जून 2022। कह रहा है कि 30 जून 2022 को सी की डेथ हो गई। उसके बाद ये कह रहा है एंड प्रॉफिट फॉर अकाउंटिंग ईयर 2021-22 वर 24,000। मतलब कि इसने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे कितने, 24,000 प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट थे। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 विल बी क्रिएट टू सीज अकाउंट। मतलब कह रहा है कि सी का अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे उस टाइम कितना अमाउंट है
वो सी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट का। तो देखिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 24,000 का। तो इस ईयर में कितने टाइम तक सी एज ए पार्टनर रहा, मतलब कि सी की डेथ कितने टाइम के बाद हुई, तो 3 मंथ सी पार्टनर रहा, अप्रैल मई जून। तो हम क्या करते हैं, इसमें से पहले 3 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 मंथ एवरेज बेसिस पर फर्म ने 3 मंथ में क्या किया, 6,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है 6,000, तो हम क्या करेंगे, सी का शेयर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो सी का शेयर कितना बढ़ेगा, 4/16। तो 4/16 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1500। मतलब कि सी के अकाउंट में कितना अमाउंट प्रॉफिट का ट्रांसफर किया जाएगा, 1500। अब हम बात कर लें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये 1500 ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे सी की डेथ हो गई तो पीछे बचे कौन, ए और बी। तो अगर इन ए और बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा सी के डेथ के बाद, अगर वो सेम रहता है, मतलब कि ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 रहता है, फिर तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से अमाउंट निकालेंगे और सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1500। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। और अगर इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, मतलब मान लीजिए कि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 डिसाइड कर लिया, तो अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है इनका एक पार्टनर की डेथ के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम गुडविल वाला ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, डेथ या रिटायरमेंट के केस पे, फिर हम क्या एक एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर से वो अमाउंट चार्ज करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन होंगे, ए और बी। तो ए और बी से गेनिंग रेशियो में लेंगे ये 1500 और सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। कह रहा है रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो सबसे पहले कह रहा है कि इफेक्टिव डायरेक्शन। इफेक्टिव डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन का काम जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है। ये क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेंड जो अपने रेशियो एनालिसिस है वो तो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके मैनेजमेंट को बताता है कि ये बिजनेस की जो करंट पोजीशन है, सिचुएशन है। उसके बाद में मैनेजमेंट क्या करती है, फ्यूचर की उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करती है, टारगेट मतलब कि पॉलिसीज बनाती है, और पॉलिसीज बनाने के बाद जो वर्कर है, एम्प्लॉयज है, उनको क्या करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है। तो ये मैनेजरियल फंक्शन है, न कि ये रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में कह रहा है एक्सप्रेसिंग ट्रेंड। ट्रेंड तो ये रेशियो एनालिसिस शो करता है कि प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है या फिर डिक्लाइन में जा रहा है। शोविंग चेंजेस, ये बताता है कि किस आइटम में कितना परसेंट चेंज हुआ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इंटर फर्म कंपैरिजन, हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस से हमारी बिजनेस क्या करता है, दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन भी कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if any person furnishes any false or incorrect particular of any information or suppresses any material information of which he aware in any of the document filed by with the registrar in relation to the registration of company, he shall be punishable for fraud under which section। ये कह रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो रजिस्ट्रार के पास जब अपने डॉक्यूमेंट पेश करता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट देता है वो डॉक्यूमेंट मतलब कि फॉल्स होते हैं, और इसके बारे में उस पर्सन को क्या है, नॉलेज भी है कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो वो छुपाता है, जो कि मतलब कि उसको पब्लिश करनी चाहिए थी, मेंशन करनी चाहिए थी। तो अगर वो ऐसा करता है तो किस सेक्शन के अंडर उसके क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो कौन सा सेक्शन है कंपनी एक्ट का, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका होगा सेक्शन 447, सेक्शन 7 सब सेक्शन 5। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब फ्रॉड के लिए पनिशमेंट है इस सेक्शन के अंडर मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम।
कह रहा है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की कौन सी फीचर नहीं है, तो ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो ये तो है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन का ऑटोमेटेड होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, हाँ ये भी है, रियल टाइम प्रोसेसिंग हो जाती है डेटा की, और फाइनेंशियल डेटा की रिपोर्टिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, नहीं ये नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार के कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें तो इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि टाइम पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो जैसा इनपुट डालेंगे उसी टाइप का क्या करेगा, आउटपुट देगा। अगर मान लीजिए कि इनपुट ही कंप्यूटर को रोम प्रोवाइड करवाए गए, तो उसके बेस पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी रोम होगी, तो इंटरनल चेक और चेक की तो रिक्वायरमेंट होगी, तो ये इसका की फीचर नहीं है। और आगे कह रहा है इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस प्रोसेस लाइक इन्वेंटरी मैनेजमेंट, हाँ ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है कि मतलब फीचर है। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज लेड डाउन फॉर, आईएएस 29 किसके रिगार्डिंग है, तो ये कह रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेंटरी इकोनॉमिक्स, ये करेक्ट है। इसी का मतलब कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है वो किसके बारे में बात करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेंटरी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इसने ऑप्शन दिया कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वायरमेंट असिस्टेंस, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट है या किसी भी प्रकार की हेल्प मिली है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो उसके बारे में बात करता है आईएएस 20। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस, प्राइस लेवल के अंदर जो चेंज होता है उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करता है आईएएस 15। उसके बाद में कह रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करता है आईएएस 34। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच रेशियो इंडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ ओनर फंड टू टोटल फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, तो देखिए कह रहा है कि ओनर फंड जो बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड इन्वेस्ट किया हुआ है उसके उसमें से ओनर का फंड कितना है, उसका अनुपात कितना है, वो कौन सा रेशियो इंडिकेट करेगा। तो देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो ये बताता है, डेप्ट इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय इक्विटी, ये प्रोपोर्शन बताता है डेप्ट और इक्विटी का, मतलब इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेप्ट हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट्स का मतलब बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड लगा हुआ है, तो ये प्रोपोर्शन बताता है कि बिजनेस के अंदर टोटल फंड में इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेप्ट रेशियो क्या बताता है, डेप्ट रेशियो बताता है, डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय टोटल एसेट्स, मतलब बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड इन्वेस्टेड है उसमें डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना है वो बताता है डेप्ट रेशियो। उसके बाद में नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है कि बिजनेस का जो रिटर्न है वो कितना है, कितना परसेंट बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है टर्नओवर पर, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक पार्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इक्विटी रेशियो। तो ये 15 क्वेश्चंस हमने देखे, इसी टाइप से हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करके इसको कवर करेंगे। ये हमारा जो 2024 के अंदर जो स्टेट हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।